सैलरी की तरह बहुत ज्यादा उलझा हुआ चैप्टर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा एकदम। इनकम का कुल मिलाकर के किसी भी इंडिविजुअल का जो इनकम है हम उसको कितने ग्रुप्स में बांटे हैं? 5 अलग अलग ग्रुप में है। तो इसमें पहले हम लोग पढ़ चुके अभी तक क्या? सैलरी हो चुका है, और हमारा दूसरा हेड ऑफ इनकम कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हम सैलरी के बाद ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है, जब हम हाउस प्रॉपर्टी को देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्सेबल इनकम कितना होता है। देखो, किसी भी इंडिविजुअल को कितना टैक्स पे करना है ये सबसे आखिरी पायदान पे हम समझते हैं। टैक्स कितना देना है ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि स्लैब लगाओगे टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। और प्रैक्टिकली जब आप टैक्स का पेमेंट करने जाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ इनकम पोस्ट करोगे, टैक्स कितना पे करना है सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इसलिए प्रैक्टिकली हो या थ्योरेटिकली हो, किसी भी सूरत में इस बात को दिमाग में बिठा कर रखिए कि किसी भी इंडिविजुअल को टैक्स कितना पे करना है इसमें कभी जंग छिड़ा ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। दिक्कत कहां है? इनकम कितना कमाते हैं, टैक्सेबल इनकम मेरे लिए कितना होगा, इनकम पता करना ये प्रॉब्लम है। इसमें सबसे फर्स्ट हम चैप्टर अभी शुरू कर रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम का दूसरा हेड है ये, कौन सा वाला? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, बुक बाद में चलेंगे, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे हम। तो देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होता है। देखो, करा इनकम is under the head of house property if the following two condition are satisfied। कहता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर कौन सा इनकम आएगा, ये डिपेंड होता है दो सिचुएशन के ऊपर कि हम कौन सा दो सिचुएशन जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं। इसमें अगर कंडीशन नंबर 1 की बात करोगे, सबसे फर्स्ट, देयर शैल बी हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले कहता है देयर शैल बी हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपके पास होना चाहिए क्या? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ लोगों का यह मानना है कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कि रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए या कमर्शियल होना चाहिए। रेसिडेंटल कमर्शियल समझते हो? रहने के लिए फ्लैट बना दिए और किराए पे लगा दिए तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी है। एक घर बनाए जिसमें खुद ही रह रहे, रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी है। सड़क के किनारे प्लॉट था, प्लॉट पर बना दिए बिल्डिंग और उसको किराए पे लगा दिए, दुकान खोल दिए तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? कमर्शियल हो गया। जमीन था किसी शहर में बड़ा सा, एक मल्टीप्लेक्स, एक मॉल बना दिए और किराए पे लगा दिए, कमर्शियल है। तो सबसे पहले यह समझना है, जैसे आप देख रहे हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी हाउस प्रॉपर्टी, यानी सबसे पहले कहता है जी हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो बात है कि कैसा हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, यहां से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले बिल्डिंग हो तो हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग को हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी अगर आपने एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बना दिया और बिल्डिंग बनाने के बाद उस बिल्डिंग को आपने किराए पे चढ़ा दिया, तो ये इनकम होगा किसके अंदर? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल माना जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर्टी के नाम पर आपके पास क्या है? बिल्डिंग है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा। इसी तरह से अगर लैंड है, लेकिन लैंड अपर टेनेंट है, लैंड अपर टेनेंट अगर लिखा हुआ, अपर टेनेंट का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग आपने दिया उसके साथ साथ लगा हुआ है, साथ साथ। जैसे लैंड अपर टेनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग जहां लगा हुआ ना, बिल्डिंग के साथ साथ लैंड है। जैसे मान लीजिए आपने एक घर किराए पे दिया, तो उस घर के साथ गैराज मिलता है कि नहीं? और गैराज के आगे थोड़ा बहुत गार्डन का स्पेस मिलता है।
बाइक खड़ा करने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो। क्या है ये? क्या आप बिल्डिंग का किराया ले रहे हो? क्या उस जमीन का किराया ले रहे हो जहां वो फूल लगा रहा है, पेड़ पौधा लगा रहा है? नहीं। क्या ये लैंड अपर टेनेंट है कि नहीं है? तो लैंड अपर टेनेंट का मतलब होता है कि बिल्डिंग जिसका किराया आप वसूल रहे हो, लेकिन उस बिल्डिंग के साथ साथ कुछ खाली जमीन है, उसको भी उसके साथ इंक्लूड करोगे, गिन लोगे। अगर आपने एक दुकान किराए पे दिया, तो दुकान के बाहर जो गैलरी है जहां आपके कस्टमर खड़े होंगे, क्या आप उसका किराया अलग से लोगे? तो वो क्या है? खाली जमीन है, उसका भी किराया उसी के साथ क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। यानी जो बिल्डिंग हमने किराए पे दिया आपको, उस बिल्डिंग का किराया तो हम ले ही रहे, लेकिन उस बिल्डिंग के साथ साथ अगर कोई जमीन है जो उसी से अटैच्ड है, तो वो किराया उस बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है? मर्ज हो जा रहा है। इसका मतलब कि वो बिल्डिंग का किराया हम नहीं ले रहे, बिल्डिंग के साथ साथ जो लैंड आपको हमने दिया यूज करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं? उसका भी किराया ले रहे हैं। समझ रहे हो बात? एक घर है, उसके सामने थोड़ा जमीन खाली है जिसपे आप पार्क करते हो गाड़ी, आपको दिया हमने, और कोई यूज नहीं करेगा आपके पार्किंग के लिए। तो जो घर का किराया है उसके साथ साथ उस जमीन का किराया भी अटैच हो गया कि नहीं? उसके साथ अलग से तो नहीं मांगने गए आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और उससे कुछ रेंट रिसीव हो रहा है, तो हमारे लिए वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर टैक्सेबल होगा। इसके साथ साथ अगर लैंड है जो अपर टेनेंट है, तो इसका मतलब लैंड अपर टेनेंट वर्ड का मतलब है कि जमीन, लेकिन वो खाली जमीन नहीं है, वो जमीन है लेकिन वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? उस बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है। हम किराया तो बिल्डिंग का ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये जमीन भी हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं यूज करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में लैंड अगर अपर टेनेंट है, दैट मीन्स कि वो भी आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। समझ रहे हो बात? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लैंड है, सिर्फ जमीन है, एक खाली प्लॉट था जिसको हम आपको किराए पे दे दिया। आप कहेंगे खाली प्लॉट कौन किराए पे लेगा? खाली प्लॉट लेगा कि नहीं किराए पे? जैसे किसी शहर के बीचों बीच एक खाली जमीन था जो हम आपको किराए पे दे दिए। अब आप क्या कर रहे हो कि वहां पार्किंग लगवा रहे हो और लोगों से पैसा वसूल रहे हो, लेकिन मेरे लिए वो तो किराया है ना। तो क्या यह किराया, इस तरह का किराया हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर मेरे लिए, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अंदर है टैक्सेबल कि नहीं है? समझ रहे हैं बात को? तो इस केस में ये जो खाली प्लॉट था, अगर आपने उसे किसी को किराए पे दिया और उस व्यक्ति ने जिसको आपने किराए पे दिया, वो व्यक्ति किसी को क्या कर रहा है? पार्किंग वसूल रहा है, पार्किंग लगा दिया, पार्किंग वसूल रहा है। अब वो क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं। मेरे लिए ये जो प्लॉट खाली था जिसे हमने किराए पे दिया, मेरे लिए वो कौन सा इनकम आएगा? हाउस प्रॉपर्टी होगा या नहीं? तो इस केस में ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा सर, ये अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा, क्योंकि वहां तो हाउस ही नहीं, तो प्रॉपर्टी कहां से हो गया? वो प्रॉपर्टी है मेरी, लेकिन क्या उस पे हाउस, फ्लैट, मकान, दुकान ऐसा कुछ भी है क्या? तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, जबकि वो किस में जाएगा? अदर सोर्स के अंदर जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, और आपने उसे किराए पे चढ़ा दिया। आप कहेंगे सर बिल्डिंग अभी बना ही नहीं है तो किराए पे कैसे चढ़ जाएगा? हो पाएगा कभी भी? बताइए। तो सबसे पहले तो इस मिथ्य को दूर कीजिए। बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब कि सपोज करो कि 5th फ्लोर तक बनना है, सपोज करो 5th फ्लोर तक बनना है, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर तक अभी बन के तैयार हुआ है, लेकिन वो भी अभी तक फर्निश्ड नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है।
लेकिन ढलाई हो चुका है, दरवाजा खिड़की लग गया है और अभी काम बाकी है। तो थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, क्या जादू का कोई छड़ी तुरंत हो जाएगा? तो ये 3 फ्लोर अभी बनने में और कंप्लीट होने में काफी वक्त लगेगा, समय लगेगा। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस पर्टिकुलर जगह पर सीजनल बिजनेस करने के लिए जाते होंगे, फेरी वाले, हॉकर्स, पेडल्स, सब ये लोग जाते होंगे। या मुंबई में ये घर है तो बिहार, झारखंड, यूपी इधर के लोग, काफी लोग जो मजदूरी करने जाते होंगे, उनको सस्ते में कहीं किराया चाहिए होगा कुछ दिनों के लिए, कि 2-4 महीना काम कर लेंगे फिर वापस से घर आ जाएंगे, ऐसा होता होगा। जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है बड़े बड़े शहरों में, ध्यान रखिएगा, उसको भी किराए पर लगा दिया जाता है। क्यों? जब तक काम चलेगा तब तक वो लोग को खाली रात में सोना है आके, बाकी फिर सुबह वापस हो जाएगा, सुबह कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, रोक कौन रहा है उसको? मुंबई में जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनसे तो बढ़िया जिंदगी उनको मिल रहा है ना, ठंड से बचने के लिए मिल रहा है, बारिश से बचने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में सपोज करो कि अगर एक बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब वो तो बिल्डिंग है, अब उसको किराए पर लगा दिया गया, तो क्या सवाल उठता है, क्या ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा या नहीं? सोचो जरा सा, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस तरह का कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा बीच में। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि ये अदर सोर्स इनकम में टैक्सेबल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो है, हाउस भी है, लेकिन अभी तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप उसको कैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम कह सकते हो? और वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इस वजह से इस इनकम को हम क्या करेंगे, अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल गिनेंगे। ठीक है ना? यानी ये हो गया हमारा मीनिंग कि देयर शेल बी अ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब किस तरह का हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो जी इस टाइप का हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्शन में आप काउंट करोगे इसको। कोई दिक्कत है? छोड़ दीजिए, नोट मत कीजिए, शाम में कीजिएगा। आगे नंबर 2 कंडीशन आपको दिया, कहता है एसीसी, एसीसी मतलब टैक्स पेयर है ना, जिसको हिंदी में आप करदाता कहते हो, जो टैक्स पेयर्स है। कह रहा एसीसी शैल बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एसीसी होना चाहिए क्या? ओनर होना चाहिए, किसका? हाउस प्रॉपर्टी का। ओनर क्या, ओनर तो ओनर ही तो लेगा, इसमें ओनर का क्या बात है? जरा देखो, ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी, ए के पास एक प्लॉट खाली था और इस प्लॉट पर उसने कंस्ट्रक्शन किया और एक घर तैयार कर दिया, और इसका ओनर कौन है? ए इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ए ने कंस्ट्रक्शन के बाद इसे मिस्टर बी को किराए पर दे दिया। हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? ए। दैट मीन्स ए जो किराया मिस्टर बी से वसूल रहा है, तो मिस्टर ए के लिए ये इनकम किसमें आएगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा। अब बी ने इस घर को, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा घर था, है ना, इसको क्या किया कि अपने एक रिश्तेदार को यानी सी को सबलेट कर दिया। यानी बी ने इसी घर को मिस्टर सी को सबलेट कर दिया। सबलेट समझते हो? मतलब सबलेट समझते हो? मिस्टर इंडिया फिल्म देखे थे, मिस्टर इंडिया, है ना? तो अनिल कपूर के खुद का घर किराए का, और उसमें हीरोइन थी श्रीदेवी, उसको बुला के लाया और ऊपर वाला कमरा जो है वो किराए पे चढ़ा दिया। मतलब एक तो मेरे खुद का घर है ही नहीं,
और हम उसको भी क्या कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सबलेट। ठीक, तो मिस्टर सी को बी ने क्या किया, उस रूम को सबलेट कर दिया, किराए के घर को किराए पे चढ़ा दिया। अब मिस्टर सी से इसे रेंट रिसीव हो रहा है, कुछ भी 5,000 6,000 कुछ भी हो रहा है, मान लो सपोज करो। क्या बी इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है क्या? नहीं। लेकिन बी को किराया मिल रहा है कि नहीं सी से? क्या मिस्टर बी के लिए ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि किराया तो मिल रहा है हमको ना। समझ गए बात? यानी मिस्टर बी के लिए ये इनकम अदर सोर्स इनकम में होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी इज नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी, जबकि ए अगर इससे किराया वसूल रहा तो इसके लिए क्या है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। इसलिए हम आपको बोले कि देखो एसीसी होना चाहिए, क्या उस हाउस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। मतलब किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमको टैक्स पे करना है कि नहीं, या जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं वो इनकम मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर टैक्सेबल है या नहीं, ये जानने के लिए दूसरा जरूरी बात क्या होगा कि उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। अगर हम ओनर नहीं है, दैट मीन्स आपके लिए उस हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तो है, पैसा तो आ रहा है, आपके लिए इनकम है तो टैक्सेबल भी होगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है। दूसरा कंडीशन हमारे लिए क्या था कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा मेरा, लेकिन कब होगा, अगर उस प्रॉपर्टी के हम ओनर हैं तभी, अदरवाइज नहीं हो सकता। समझ गए बात? अब इसके साथ साथ कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है, और जिसको मन में, दिमाग में, किडनी, लीवर जहां बसाना है बसा लीजिए। कम से कम इतना टॉपिक है जो आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट कुल मिलाकर के स्पेशल पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। देखो क्या लिखा सबसे फर्स्ट, बिल्डिंग इंक्लूड्स रेसिडेंटल, है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस, शॉप और एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ लोग अगर ज्ञान दे रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हमने किराए पर चढ़ा रखा है और किराए वाले ने उसका इस्तेमाल, यानी किराएदार ने उसका इस्तेमाल चाहे रेसिडेंटल पर्पस के लिए किया हो, मेरे पास एक बिल्डिंग थी जिसे हमने फैक्ट्री को किराए पे दे दिया, कोई फैक्ट्री चला रहा है उसमें, या फिर कोई ऑफिस चला रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए वो क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर ही वो टैक्सेबल होगा। एकदम क्लियर रखिएगा। हाँ, ऑफिस मेरे खुद का नहीं होना चाहिए। जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है उसके खुद का ऑफिस नहीं होना चाहिए, उसके खुद का फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, और उसके खुद का रेसिडेंटल प्रीमाइसेस नहीं होना चाहिए। यानी मेरी हाउस प्रॉपर्टी तो हम आपको रहने के लिए दे दें, हम आपको फैक्ट्री चलाने के लिए दे दें, हम आपको दुकान खोलने के लिए दे दें, या हम आपको मॉल खोलने के लिए दे दें, उससे मतलब नहीं होता मेरे लिए। मेरे लिए वो इनकम किसमें होगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा। पहला पॉइंट। दूसरा कंडीशन है आपका, रेंट ऑफ वैकेंट लैंड इज टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्स। किराया जो आप वसूल रहे हो किससे, एक वैकेंट लैंड से, एक खाली जमीन से। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एक खाली जमीन जिस पर आप किराया वसूल रहे हो, वहां कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि रेंट तो मिला है ना हमको, रेंट तो हमको मिला है तो इनकम तो हुआ, और इनकम अगर हुआ तो गवर्नमेंट छोड़ थोड़ी देगा तुमको,
टैक्स तो वो वसूलेगा, लेकिन अंडर द हेड ऑफ कौन सा, अदर सोर्स, तो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए कि एक ओपन एरिया ऑफ प्लॉट है जिसको किराए पे चढ़ा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर बनाओगे तो हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में इस तरह के इनकम को क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ टैक्सेबल नहीं होना है। आगे चलकर जब हम अदर सोर्स पढ़ेंगे उस टाइम पर यह टैक्सेबल होगा। इसके बाद देखो, करा ओनरशिप है ना, होना चाहिए है ना, मस्ट एग्जिस्ट इन प्रीवियस ईयर होगा, हाँ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, है ना, ओनरशिप मस्ट एग्जिस्ट इन प्रीवियस ईयर नॉट नेसेसरीली टू बी असेसमेंट ईयर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, वो हाउस प्रॉपर्टी मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा जो मेरे पोजीशन में, मेरे ओनरशिप में कब तक था, प्रीवियस ईयर था। ये जरूरी नहीं कि असेसमेंट ईयर में भी मेरे पास ही हो। क्या बोलना चाहता देखो, जैसे सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, मान लीजिए कि ये मेरा प्रीवियस ईयर है, और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 ये वाला मेरा क्या है, असेसमेंट ईयर है। ठीक है, क्या कहता है आपसे, आप टैक्स पे कब करते हो, असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर? तो टैक्स हम पे करते हैं असेसमेंट ईयर में, कौन से इनकम पर, प्रीवियस ईयर इनकम पर। यानी टैक्स हम पे करते हैं असेसमेंट ईयर में, लेकिन असेसमेंट ईयर में जो टैक्स हम पे कर रहे होते हैं वो इनकम एक्चुअल में होता कब का है, तो प्रीवियस ईयर। आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर टैक्स हम पे कब करते हैं, असेसमेंट ईयर में करते हैं। अब देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, और 1 अप्रैल 2021 को हमने इसी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। अब यह हाउस प्रॉपर्टी 1 अप्रैल से मेरे पोजीशन में नहीं है, हम उसके ओनर भी नहीं। जब मेरे पोजीशन में नहीं है, जब हम उसके ओनर नहीं है, तो क्या 1 अप्रैल के बाद का अगर कोई इनकम होता है तो क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम तो प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में हमने उसे किराए पे लगाया उसके लिए हम जिम्मेदार है कि नहीं है, उसके बाद तुम भले ही बेच दो। यानी इस पूरे साल में जो हम किराया लगाए, जो रेंट हमको रिसीव हुआ, उस रेंट रिसीव को अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर हमको दिखाना पड़ेगा। इसका टैक्स हम कब भरेंगे, अगले साल भरेंगे असेसमेंट ईयर में। तो इस असेसमेंट ईयर में, यानी इस असेसमेंट ईयर में जो टैक्स आप पे करोगे वो कब का करोगे, प्रीवियस ईयर का। यानी मेरे पास जो हाउस प्रॉपर्टी है जिसका टैक्स मुझे इस साल देना है, ये जरूरी नहीं है कि असेसमेंट ईयर में भी मेरे पास रहे वो। असेसमेंट ईयर, इस साल का टैक्स हमको कब भरना होगा, अगले साल भरना होगा, और इस साल मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं है तो नहीं भरना पड़ेगा। यानी इस असेसमेंट ईयर में भी वो प्रॉपर्टी अगर मेरे पास है तो अगले साल हम टैक्स भरेंगे, और इस असेसमेंट ईयर में अगर वो प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है हम टैक्स नहीं भरेंगे। लेकिन अगर हम इस असेसमेंट ईयर की बात करें तो इस असेसमेंट ईयर में लास्ट प्रीवियस ईयर का टैक्स भरना होगा नहीं भरना होगा, तो ये तो जरूरी होगा। इट में भी अगर आप पहले भी बेच लेते हो, जरूरी नहीं कि हम पूरा साल यूज करें। सपोज कीजिए अप्रैल है ना, अप्रैल मई जून में ये प्रॉपर्टी आपके पास थी और आप जुलाई में ही उसको बेच दिए, कोई बात नहीं। 3 महीने में इस हाउस प्रॉपर्टी में प्रीवियस ईयर में इनकम हुआ कि नहीं हुआ, तो इस 3 महीने में जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो आप क्या करोगे, अगले साल पे करोगे। इस साल नहीं पे करोगे, लेकिन अगले साल इस 3 महीने में जो पैसा आप अर्न कियोगे वो तो पे करना पड़ेगा ना। इसलिए कह रहा हूं आपसे कि शॉर्ट में यहां पे हम लिखे सिर्फ देखो कि ओनरशिप होना चाहिए कब, प्रीवियस ईयर में उसका ओनरशिप उसको होना चाहिए, भले ही वो असेसमेंट ईयर में उसका ओनर हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर वो ओनर होगा
तो इसका मतलब अर्न तो किया होगा इनकम, तो आपको असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर सी है आपका। नेक्स्ट कहता है आपसे इनकम अर्न किया है एसीसी ने, है ना, engaged in business of letting out is taxable under the head of PGBP, है ना, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसी को पीजीबीपी बोलते हैं हम लोग, यानी तुम्हारे हिसाब में बिजनेस प्रोफेशन। कह रहा आपसे अगर इनकम अर्न किया गया है ना, एसीसी इंगेज इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट द टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अगर एसीसी यानी टैक्स पेयर ने अपनी ही हाउस प्रॉपर्टी को खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, मेरी हाउस प्रॉपर्टी हम उसे अपने ही बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह बिजनेस सोल ट्रेडिंग हो सकता है, यह बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या कंपनी हो सकता है, पतला मुझसे मतलब नहीं हम लोगों को, लेकिन इतना याद रखना है प्रॉपर्टी मेरी है और अपनी ही प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस और इंडस्ट्री शुरू कर दिए। तो ऐसे में सरकार मेरे से टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का लेगा कि बिजनेस प्रोफेशन का लेगा, तो कहता है वो बिजनेस प्रोफेशन में। क्यों भाई, क्या हम अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे सकते हैं? नहीं, लेकिन सरकार है कि मानता नहीं, बोला भाई इनकम तो तू जनरेट कर रहा, हम छोड़ेंगे तो नहीं, तो कोई बात नहीं, हम अपने बिजनेस से टैक्स वसूल लेंगे। तो आप सोचिए मेरे ही इनकम का दो हेड है, या तो हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल इनकम में काउंट करेंगे, या नहीं तो हम कहां काउंट करेंगे, बिजनेस प्रोफेशन में। ज्यादा सूटेबल कहां दिखेगा, क्या अपनी ही प्रॉपर्टी को अपने पे हम किराया दे सकते हैं? यहां लैंडलॉर्ड कौन है, आप खुद हो, और टेनेंट कौन है, अग्रीमेंट कैसे बनाओगे, बनेगा? खुद ही दे रहे, खुद ही ले रहे, पॉसिबल है? तो ऐसे में इसका इनकम ट्रीट कहां से किया जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन में ट्रीट किया जाएगा। और जब बिजनेस प्रोफेशन ही एक इनकम एक हेड में जब टैक्सेबल हो गया, तो कहीं ना कहीं तो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से इस तरह के इनकम को हम पीजीबीपी में दिखाते हैं। यानी आपको याद रखना है, मेरी प्रॉपर्टी, खुद का ऑफिस शुरू कर लिए, खुद की फैक्ट्री शुरू कर लिए, खुद का बिजनेस बना दिए, खुद का गोडाउन बना दिए, तो ऐसी स्थिति में ये सारा इनकम टैक्सेबल होगा बिजनेस प्रोफेशन इनकम में, ना कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बाद ये तो आपको पता है अभी, सबलेट, है ना, सबलेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कौन सा, अदर सोर्स, है ना, यानी किराए के मकान को अगर हमने किराए पर लगा दिया तो ये टैक्सेबल माना जाएगा, लेकिन अभी नहीं अदर सोर्स में। क्यों, अभी हम आपको बताएं, है ना, मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर ने खुद ही प्रॉपर्टी किराए पे ली, और उस किराए की प्रॉपर्टी को अगर श्रीदेवी को किराए पे चढ़ा दिया, तो ऐसे में क्या मिस्टर अनिल कपूर ओनर है? नहीं, वो तो खुद ही टेनेंट है। तो हम किराएदार, और किराएदार खोज के लाए, तो ऐसे में हम उसके ओनर नहीं हो सकते। मेरे लिए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तो है, लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आता, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमने दो कंडीशन पढ़ा था, दूसरा वाला पढ़े थे हम लोग, ओनर होना चाहिए। क्या ओनर है ये? तो इसका मतलब ओनर नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, लेकिन इनकम तो है। तो कौन से हेड का इनकम होगा? तो अदर सोर्स के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद कर आपसे, if the house property is built on the leasehold property is also taxable under the head of income from house properties, ठीक है ना। कहता आपसे हाउस प्रॉपर्टी बना हुआ है, चाहे वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, या दूसरा प्रॉपर्टी होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड और फ्री होल्ड समझते हो? मेरी जमीन है जिसे हमने खरीदा, सेल डीड है वो, और उसके ऊपर हम बिल्डिंग बना रहे हैं और उसको किराए पे चढ़ा रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी से जो किराया मिला उसको बोलते हैं फ्री होल्ड हाउस प्रॉपर्टी है वो, फ्री होल्ड। समझ रहे हो बात?
जमीन खरीदे, रजिस्ट्री किए, सेल डीड है वो। क्या आप मेरे ऊपर कभी दावा कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी पर? आपकी प्रॉपर्टी थी, आपका जमीन था जो आपने मुझे सेल कर दिया। आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपने मुझे क्या किया? सेल कर दिया। क्या आप 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कह सकते हो वापस दो हमको? सेल हो गया तो हो गया, सेल डीड है, कैंसिल तो नहीं हो सकता। अब उस हाउस प्रॉपर्टी को, उस जमीन पर हमने कंस्ट्रक्शन किया और बिल्डिंग बनाया, दुकान बनाया, किराए पे लगा दिया। तो इस प्रॉपर्टी से जो किराया आ रहा है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसको हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ आ रहा है? और लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? एक खाली जमीन था आपका, आपसे मैंने इस प्रॉपर्टी को 10 साल के लिए लिया या 100 साल के लिए लिया, सपोज करो, ठीक है। हालांकि 100 ईयर नहीं लिख सकते, है ना। 99 ईयर्स के लिए हमने आपसे इस प्रॉपर्टी को किराए पे लिया, सपोज करो। किराया समझ सकते हो आप, लीज एक टाइप का किराया है ना। बस किराया हम आपको मंथली पे करते हैं और लीज का पेमेंट हम आपको क्या करते हैं? एक साथ पे कर देते हैं। बस डिफरेंस इतना ही होता है। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी है जिसे आपसे मैंने लिया, लेकिन टाइम फिक्स है कितने वर्षों के लिए? 99 ईयर्स के लिए। और इस प्रॉपर्टी पर फिर हमने अपना पैसा लगाया, कंस्ट्रक्शन किया और इस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाया, फ्लैट बनाया और आपको किराए पे लगा दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी हुआ। जैसे ही ये पर्टिकुलर ईयर कंप्लीट होगा, इस प्रॉपर्टी पर ओनरशिप किसको मिलेगा? वापस से आप उसके ओनर हो जाएंगे। तो लीज होल्ड और फ्री होल्ड में डिफरेंस क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे खरीदा और अब वो प्रॉपर्टी पूरी जिंदगी मेरे मरने के बाद भी मेरा रहेगा, फ्री होल्ड। और वो प्रॉपर्टी जो एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस से उसी का हो जाएगा जिसका वो ओनर, एक्चुअल ओनर है, वापस से हम आप ही को दे देंगे। तो आप प्रॉपर्टी कौन सा हो गया? ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गया। समझ रहे हो बात? तो प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए? लीज होल्ड या फ्री होल्ड? तो कहता है आपसे कि इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज बिल्ड ऑन द लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और फ्री होल्ड तो खैर है ही, यानी लीज होल्ड हो या वो फ्री होल्ड हो, दोनों ही सिचुएशन में वो टैक्सेबल होगा। किसमें? हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर वो टैक्सेबल होगा। तो कई बार ना जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोलेगा मिस्टर ए ने बी से 10 साल के लिए एक प्रॉपर्टी लीज पर लिया और उसको किराया लगा दिया। आप सोचेंगे यार लीज पे लिया तो ये होगा कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सेकंड कंडीशन पढ़े थे ना। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में होगा अकाउंट इनकम, लेकिन प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। अब आप बताओ, लीज पर हमने आपसी प्रॉपर्टी ली, ओनर तो आप ही हो, तो हम ओनर तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम उसको किराए पे लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा कि नहीं होगा? तो यहां होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीज वाली हाउस प्रॉपर्टी को भी इनकम टैक्स में अटैच किया गया हाउस प्रॉपर्टी इनकम। यही तो क्लियरेंस दे रहे हैं हम कि जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे तो पूरे क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का जुगाड़ हम आपको एक जगह दे रहे हैं, ताकि जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे तो बीच बीच में फंसेगा मत कि लीज है, ये होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सेकंड कंडीशन पढ़े थे कि प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को लीज पर भी लिया है तो आप उसके ओनर माने जाते हो। क्यों ओनर माने जाते हो जानते हैं? क्यों ओनर कहलाते हो? अगर आपकी प्रॉपर्टी हमने 10 साल के लिए लीज पे ली, तो आप चाह भी लो, केस मुकदमा कर दो, कुछ भी कर दो, अगर आपने लीज पर प्रॉपर्टी दी है, आपको कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, आप मेरे से वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करा सकते, क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम उसके मालिक बन जाते हैं। तुमको कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, हम वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करेंगे, ये मेरा अधिकार है। हाँ, अपनी मर्जी है तो हम ठीक है, चल तुमको जरूरत हम खाली कर दो, वो अलग बात है। लेकिन आप चाहे, लैंडलॉर्ड अगर चाहे तो प्रॉपर्टी को कभी किसी कीमत पर खाली नहीं करवा सकता।
तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम ओनर ही तो हुए ना, इसलिए इसको ओनरशिप की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके बाद कंपोजिट रेंट है ना, कंपोजिट रेंट समझते हो? देखिए क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल पीजी हाउसेस, पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पेइंग गेस्ट है ना, मतलब ये सोचो कैसा गेस्ट है, मतलब ये ऐसा गेस्ट है, ऐसे तो हम मूवी देखे हम लोग अतिथि कब जाओगे, लेकिन ये ऐसे अतिथि हैं जिसको लोग सब बुलाना चाहते हैं, आजा। पेइंग गेस्ट एक ऐसा सिस्टम है हमारे देश में जहां सिर्फ और सिर्फ रहने का फैसिलिटी नहीं मिलता, रहने के साथ साथ पीजी के अंदर बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। एक्चुअल में पीजी क्या होता है समझते हैं? कोई फैमिली है जिसके पूरे खानदान के लोग बाहर ही रहते हैं, छोटा सा फैमिली है, एक दो लोग हैं, लेकिन बिल्डिंग बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है। अब उन लोग क्या करते हैं, जैसे दिल्ली में जाओगे, मुंबई में जाओगे, खास करके जो स्टूडेंट एरिया होता है, उस स्टूडेंट एरिया में पीजी जो होता है वो बहुत फेमस होता है। पीजी मतलब स्टूडेंट एरिया ज्यादातर टाइम पे। सपोज कीजिए दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास किसी का बड़ा सा बिल्डिंग है, लेकिन रहने वाले लोग जो है ना उस घर में बहुत कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग बाहर ही रहते हैं या शायद ना भी रहते हो, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। अब वो क्या करेगा और आप क्या करेंगे? अब आप सपोज करो कि डीयू में आपका एडमिशन हो गया, आप गए पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स क्या चाहेंगे कि एक ऐसे घर में अपने बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाए जहां किसी के गाइडलाइंस और किसी के सुपरविजन में रहे, कुछ दिक्कत हो तो हमको फोन भी कर ले, पेरेंट्स की तरफ देखने वाला भी कोई अनजान शहर में मिल जाएगा। तो आपको एडमिट कहां कर लेते हैं? पीजी में। पीजी में फैसिलिटी क्या मिलता है आपको? रहने के लिए उन ढेर सारे कमरों में एक कमरा आपको दिया जाएगा रहने के लिए, खाने के लिए जो बनेगा उनके घर का खाना, उसी खाने में एक थाली तुम्हारा भी होगा, मतलब घर का खाना मिल रहा है। घर में माँ पिताजी बैठे थे, वहां मकान मालिक है, लेकिन मकान मालिक माँ बाप वाला रोल प्ले करेगा। इसके बाद लॉन्ड्री वाला आएगा तो मकान मालिक के कपड़े के साथ साथ तुम्हारा भी कपड़ा धुल के ला के देगा प्रेस करके। मतलब हर वो फैसिलिटी जो घर में बैठे बिठाए आपको अपने परिवार में मिलता है, वही फैसिलिटी आपको मिलेगा कहां पर? रेंट पर, लेकिन फ्री में नहीं। इन सब के लिए आपको क्या चुकाना है? इन सब चीजों का कीमत चुकाना है। इसीलिए इस तरह के गेस्ट को हम क्या बोलते हैं? पेइंग गेस्ट। देखो नाम लिखा पेइंग गेस्ट, मतलब ऐसा गेस्ट जो हमको पे करेगा, हर चीज के लिए पे करेगा। समझ रहे हो बात? अब पेइंग गेस्ट अगर आपने रखा, आप बताइए ये जो पेइंग गेस्ट है ना, उसने आपको जो पेमेंट किया किसके लिए किया? तो सबसे पहले तो जो घर जिसमें रह रहा है आप उसका पेमेंट कर रहे हो, इसके साथ साथ खाने का पेमेंट हुआ, इसके साथ लॉन्ड्री का पेमेंट हुआ है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किए होंगे आप, है ना, वाटर का, इसके साथ साथ रिपेयर मेंटेनेंस जो भी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मान लीजिए कि इन सब काम के लिए उसने आपको अगर 10,000 रुपया पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ चार्ज किया। अब आप बताओ इसमें से क्या ये सारा फैसिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा? घर भी दिया, खाना भी दिया, लॉन्ड्री दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी बिल पे किया, वाटर बिल पे किया और सारा सुविधा आपको दिया, इज इक्वल टू उसने कहा भाई हम 10,000 लेंगे तो हम आपको इतना फैसिलिटी देंगे, बताओ आप एग्री हो तो ठीक है। तो 10,000 आप एग्री हो गए, तो उस इंडिविजुअल के लिए, इस इंडिविजुअल के लिए इनकम है कि नहीं है? लेकिन क्या ये इनकम है ना, क्या ये इनकम 10,000 पर मंथ, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा? क्या नहीं। तो कैसे फिर करेंगे? क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में देखो क्या करना होगा, प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है। भारत में सेल्फ
असेसमेंट टैक्स चलता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिस्टम। सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिस्टम का मतलब कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि मैंने खुद डिक्लेयर किया है, मेरा खुद का डिक्लेरेशन। जैसे हम क्या बोले आपको, इस एक्स्ट्रा ये जो इतना है और ये वाला हाउस प्रॉपर्टी, हम क्या बोले कि अगर ये 10,000 रुपीज रिसीव करता है तो ये खुद ही डिक्लेयर करेगा कि 6,000 का हाउस प्रॉपर्टी और 4,000 में ये सारा कुछ। तो अगर इसने इस प्रोपोर्शन में डिसाइड कर लिया, आप कहोगे सर 7 और 3 भी तो हो सकता था, 8 और 2 भी तो हो सकता, 5 भी तो हो सकता, करो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाला। क्यों देखना, बात बता रहे हैं। अगर आपने ये डिसाइड किया कि जो हाउस प्रॉपर्टी है इसका किराया हम ले रहे हैं 6,000, ये खुद डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि भारत का सिस्टम ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब आप खुद ही बताओगे, खुद बताओ, छोड़ दिया सरकार तुमको, तुम ही डिसाइड करो। तो उसने डिसाइड कर लिया, इसने डिसाइड किया कि 6,000 का किराया और बाकी इन सब का खर्चा कितना, 4,000। बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं, न सरकार को नुकसान, न तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन पड़ेगा। देखना कैसे, अगर आपने ये डिसाइड किया कि 6,000 रुपीज हम हाउस प्रॉपर्टी से वसूलेंगे, तो ये वाला इनकम टैक्सेबल किसमें होगा? हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये भी तो इनकम है ना, तो ये इनकम किसमें हो जाएगा? अब रहा बात टैक्स भरने का, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स अलग पे करोगे, अदर सोर्स का इनकम अलग टैक्स पे करोगे? आप क्या करोगे लास्ट में, एट लास्ट, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन पांचों हेड से जितना भी इनकम हुआ क्या करोगे आप? ऐड करोगे। अब ऐड करके जो टैक्स बनता वही ना पे करोगे। तो आप बताओ, क्या टैक्स में कोई प्लस माइनस हो कुछ भी? मेरे इनकम का वो हाउस प्रॉपर्टी का सोर्स हो या वो मेरे इनकम का अदर सोर्स हो, आखिर इनकम तो मेरा ही है ना। ऐसा थोड़ी कि हाउस प्रॉपर्टी मेरा, अदर सोर्स मेरे भाई का। समझ रहे बात ना? तो जो टैक्स हमको पे करना है, हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ऐड करके पे करें या अदर सोर्स में पे करें, क्या फर्क पड़ना है, टैक्स तो पेमेंट हो रहा ना। इसलिए सेल्फ असेसमेंट सिस्टम में ना तुम्हारे पास कोई लॉस लगा और ना ही गवर्नमेंट को कोई लॉस लगा, उसको जितना टैक्स मिलना है मिल गया। अब आप भी आजाद हो, आप भी सुन के खुश हुए, चलो भाई जहां मर्जी जोड़ सकते हम लोग। तो जनरली जब हम हमारे बुक के क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इस तरह से हमारे बुक के अकॉर्डिंग रूल यही है, तरीका यही है। हाँ, लेकिन हम आपने जब बुक को क्वेश्चन में बुक में चलेंगे तो क्या होगा कि ये जो 10,000 रुपीज है पर मंथ, आप अगर पीजी रखे हो ना, तो पीजी वाले गेस्ट वाले हाउस को इनकम को क्या करेगा, डायरेक्टली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पूरा टैक्सेबल मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो पर्सनल फीलिंग नहीं है ना। हम क्या बोले आपको, सेल्फ असेसमेंट है, आप अपनी मर्जी से उसको डिवाइड कर सकते हो। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैसे बांटेगा अपनी मर्जी से? उसमें वो क्वेश्चन है, कोई इंसान थोड़ी तुमको पूछेगा बताओ कितना बांटना है। तो इस वजह से आप क्या करोगे कि जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसको किसमें डाल दोगे, सॉरी ये जो 10,000 है वो पूरा पूरा किसमें डाल दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में डाल दीजिएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट मतलब समझते हो, मिक्स है, कंपाइल किया हुआ है। अब जैसे देखिए, बैंकेट हॉल आपने बुक किया तो किसी ने किराए पे दिया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा कि बिजनेस प्रोफेशन इनकम होगा? बिजनेस प्रोफेशन में होगा। लेकिन अगर आपने किराए पर किसी को दिया कमरा, तो कमरा भी दे रहे हो, उस कमरे में आप फर्नीचर भी मान लो दे रहे हो, है ना, मतलब फर्निश्ड हाउस। उसके साथ साथ पानी का फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हो, जनरेटर भी दे रहे हो। अब इन सब के लिए आप ले रहे हो उससे 10,000 महीने का, तो इन सब में हाउस प्रॉपर्टी में कितना टैक्सेबल होगा? क्या ये सारा पैसा आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हो? फर्नीचर में डेप्रिशिएट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, जनरेटर में तेल जा रहा होगा, तो आखिर ओवरऑल हाउस प्रॉपर्टी में कितना दिखाया जाए? तो क्या करोगे, इसको प्रोपोर्शनली बांटना पड़ेगा। लेकिन बांटने से बेहतर है कि कुछ हाउस प्रॉपर्टी में देंगे तो कुछ अदर सोर्स में देना पड़ेगा। तो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया कौन सा होगा कि जितना भी इनकम है चुपचाप उठा के हाउस प्रॉपर्टी में जोड़ दो, क्योंकि हम आपको किराया दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं, मान लो उस फ्लैट में आपको फर्नीचर भी दिए, उस फ्लैट में आपको हम फ्रिज भी दे रहे हैं, उस फ्लैट में हम आपको जनरेटर भी दे रहे हैं। अब उसको अलग अलग कौन करेगा यार? तो उससे बेहतर है कि हम इन सब इनकम को उठा के 10,000 आपसे लिए महीने का, पूरा का पूरा उठा के कहां जोड़ दोगे,
हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जोड़ देंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड नहीं कर सकते, टिपिकल होगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे बांट लेंगे। तो आपके जो बुक का क्वेश्चन आएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है कि एक फ्लैट हम किराए पे दिए, उस फ्लैट में हम बेड दिए, सोफा दिए, डाइनिंग हॉल दिए, ये दिए, वो दिए, जो भी है, तो आप क्या करना, उसमें अलग अलग बांटने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट होगा। वो कंप्लीट जितना भी रेंट ले रहे हो आप, उसको उठा के कहां कर देना, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, टैक्सेबल इनकम में काउंट कर देना। समझ गए बात? तो ये तो हो गया मालिक, ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर किन किन बातों को ख्याल रखना है, यानी ये चैप्टर का बेसिक समरी है। आज हम देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कितना इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर इनकम कैसे कैलकुलेट करते हो, कि आपने अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया तो उससे कौन सा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा ये जानने के लिए सबसे पहले तो हम इस बात को ख्याल रखेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी होगी, इस हाउस प्रॉपर्टी को हम अलग अलग दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। देखो, जो सबसे फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये है प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ये वो पार्ट है जिसे आपने किराए पर लगा दिया। तो अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पर लगा दिया है तो ये हर एक हाल में ऑलवेज क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इट मे बी, अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हो, खुद के रहने के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपका हाउस है उस पे कहा जाता है आपसे कि टिल टू प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्टेड। दैट मीन्स कि दो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी होगी, यानी दो ऐसे घर होंगे जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होंगे। लेकिन अगर आप दो से ज्यादा घर का इस्तेमाल करते हो और सबका इस्तेमाल आप सेल्फ रेसिडेंट पर्पस के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज करते हो, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट है वो आपको बहुत बड़ा राहत तो देती नहीं है। यानी अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो उस केस में रूल्स एप्लीकेबल होता है कि फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड एज्यूम किया जाएगा, और फर्स्ट टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इसकी तरह यहां पे भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन दो से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भी अगर यूज कर रहे होंगे ना, तो ऐसे में जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि हाउस प्रॉपर्टी को हमने दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक वो ग्रुप है जिसमें आप पूरी तरह से उसको आपने लेट आउट कर रखा है, किराए पे चढ़ा दिया। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पे रखा है तो ये पूरी तरह से क्या होगा, टैक्सेबल होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो किराया हम रिसीव कर रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जब हम उसका वैल्यूएशन करेंगे तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल अमाउंट होगा। लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए करते हो, खुद के रहने के लिए कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपके पास दो तीन चार प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन अगर आप उन चार पांचों प्रॉपर्टी में से रहने का इस्तेमाल, अगर सारे में रहने का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो दो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ उसे ही सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, और बाकी चाहे आप उस प्रॉपर्टी का रेसिडेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको कोई भी एग्जेम्पशन देने नहीं जा रही है, क्योंकि इसको लग्जरियस लाइफ माना जाता है। एग्जेम्पशन देखो कहाँ मिलता है, एग्जेम्पशन आपको उस टाइम पे मिलेगा जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज भाई नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट लग्जरी में भी आपको टैक्स रिबेट दे दे तो फिर तो गवर्नमेंट किसी से टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएगी ना। इस वजह से ध्यान रखना है कि दो हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो अगर आप उसका इस्तेमाल सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कर रहे हो, खुद के रहने के लिए कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वो एग्जेम्प्ट होगा। अदरवाइज दो से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो दो को छोड़ दो, और बाकी जो रेस्ट प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहे हो वो भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा। क्लियर हो गया? आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे और टैक्स का कैलकुलेशन कौन से अमाउंट पर हमें हाउस प्रॉपर्टी के अंदर करना पड़ता है। हम देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी अगर हमने किराए पर लगा दिया है तो किराया
कितना टैक्सेबल होगा ये हम देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट, ध्यान रखिएगा कि कितना इनकम टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी पर, और हाउस प्रॉपर्टी कौन सा होना चाहिए, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेट आउट प्रॉपर्टी कितना टैक्सेबल होगा। देखो लेट आउट प्रॉपर्टी कितना टैक्सेबल होगा ये डिपेंड करता है आपने इनकम कितना अर्न किया, आपने किराया कितना अर्न किया, इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हम लोग वीडियो 1 देख चुके हैं, हम सबों को पता होना चाहिए कि आपने अगर एक किराएदार रखा और उस किराएदार से अगर 5,000 रुपीज पर मंथ अगर आप रेंट रिसीव करते हो तो ये 5,000 रुपीज आपका इनकम नहीं होगा। इनकम कितना होगा ये आपके एनुअल वैल्यू पर डिपेंड होता है। हम आगे देखेंगे कि हम नेट एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं तो इसके लिए हम नोट नंबर 1 पढ़ेंगे, और नोट नंबर 1 के थ्रू हम ये जानेंगे कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करो कि नोट नंबर 1 चाहे जो भी हो, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे इस पर, अगर आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया तो इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोकल टैक्स जो है ना वो पे करते हैं बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लोकल टैक्स को हम म्युनिसिपल टैक्स भी कह सकते हैं, यानी अगर ओनर ने लोकल टैक्स पे किया जिसको आप म्युनिसिपल टैक्स बोलते हो तो आप इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से इसे माइनस कर दोगे। इट मे बी अगर कोई रेंट रियलाइज नहीं हुआ तो अनरियलाइज रेंट भी इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट आपने इसे माइनस कर दिया, तो इससे इसको माइनस करोगे तो इज इक्वल टू आपका कैलकुलेट क्या हो जाएगा, एनुअल वैल्यू निकाल लोगे। और यही जो एनुअल वैल्यू है ना ये हाउस प्रॉपर्टी में आपका क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है, ना कि जो रेंट आपने रिसीव किया वो। ठीक है ना। अब जैसे ही आप इनकम कैलकुलेट कर लेते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शन देती है, कुछ छूट देती है अंडर सेक्शन 24। जैसा कि देखो हर बिजनेस में कॉस्ट लगता है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ऑब्वियसली जब आप अपने घर, दुकान, मकान, बंगलो, इन चीजों को जब आप किराए पर चढ़ाते हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किराया लगाने पे भी कुछ ना कुछ खर्च होता है। जैसे कोई कमरा अगर आपने किराएदार को दिया तो किराएदार को दोगे तो कहीं ना कहीं रिपेयर मेंटेनेंस करवा कर दोगे, पुट्टी करा के दोगे, पेंट करा के दोगे, व्हाइट वॉशिंग करवा के दोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा के ही दोगे ना। और जैसे ही उस किराएदार ने आपका कमरा छोड़ दिया तो अगली बार कहीं ना कहीं उसे एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत तो होगी ही होगी। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कि जस्ट आपने किराया दे दिया, किराए पे दे दिया और किराया वसूल रहे हो और जिंदगी भर इनकम जनरेट करो। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को अंडर कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत तो हर साल कहीं ना कहीं होगी ही होगी। गवर्नमेंट ने आपको क्या किया कि जो भी आपका एनुअल वैल्यू दैट मींस हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा, गवर्नमेंट आपको अंडर सेक्शन 24 आपको एक एग्जेम्पशन देती है डायरेक्टली। कितना, तो जो भी आपका एनुअल वैल्यू होगा उस एनुअल वैल्यू पर कितना परसेंट, फ्लैट 30% का आपको एग्जेम्पशन देती है। ये एग्जेम्पशन, ये डिडक्शन क्यों लिया जाता है, ये फ्लैट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आपको एग्जेम्पशन इसलिए दिया जाता है ताकि हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का अगर आपने प्रीवियस ईयर में रिपेयर करवाया होगा, मेंटेनेंस कराया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया होगा, व्हाइट वॉशिंग करवा लो, पेंटिंग करवा लो, आपको जो मर्जी हो, जितना खर्च करना है आप उसको 30% पे मैनेज कर लो। इट में भी अगर आप उससे ज्यादा खर्च करते भी हो तो ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में से काउंट होगा। आपको हाउस प्रॉपर्टी में उसका कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलने जा रहा है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको एनुअल वैल्यू का एग्जेम्पशन सिर्फ कितना मिलेगा,
30% मिलेगा। चाहे ये 30% पैसा आपने खर्च किया हो तब भी ये एग्जेम्पशन मिलेगा, इट में भी आपने अगर ये पैसा खर्च नहीं भी किया तो आपको ये 30% का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके लिए मुझे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी नहीं, कोई बिल इनवॉइस होना या ना होना इसमें कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद सेकंड नंबर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहां पे आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन, दो इंटरेस्ट ऑन लोन आप देख रहे होंगे ए और बी में। तो ये क्या है? देखो, जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी तैयार करते हैं, घर बनाते हैं, तो कुछ लोगों के पास कैश है और उन्होंने अपने पैसे से हाउस प्रॉपर्टी का जो है वो कंस्ट्रक्शन कर लिया। अगर आप अपने पैसे से हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको ये दोनों एग्जेम्पशन तो मिलने नहीं जा रहा, पहले तो एक माइंड में रख लो। लेकिन इट में भी अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है ना, होम लोन लिया है, और होम लोन लेने के बाद अगर आपने उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया है तो उस केस में ये दो एग्जेम्पशन जो है वो आपको मिलेगा। दो एग्जेम्पशन में जो ये फर्स्ट एग्जेम्पशन है, तो देखो लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन लोन कौन सा होना चाहिए? तो ये होम लोन या जिसको आप हाउसिंग लोन कहते हो, हाउसिंग लोन होना चाहिए। यानी इंटरेस्ट जो आपने उस लोन पर पे किया है, कब? उस प्रीवियस ईयर में। भाई क्यों है ये लोन? तो फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। यानी या तो आपने हाउस प्रॉपर्टी है ना खरीदी हो, यानी किसी का बना बनाया प्रॉपर्टी था, जस्ट आप खरीद लो, या तो फिर हाउस प्रॉपर्टी आपने अपने लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाया हो, या ऑलरेडी अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपके पास है और आपने उसमें एक मेजर रिपेयर करवाया हो, और कब करवाया हो? रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि ये एग्जेम्पशन कौन सा है। अगर आपने हाउसिंग लोन, होम लोन लिया था तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, उस इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन प्रीवियस ईयर में अगर है तो वो आप यहां पर उसमें से क्या करोगे? एग्जेम्प्ट करोगे, तो ये एग्जेम्पशन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपसे ये पॉइंट क्या कहता है आपसे? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड इज ऑल्सो अलाउेबल इन फाइव, ध्यान रखिएगा, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यानी ये पॉइंट क्या कहता है, आइए देखते हैं। सपोज आपने एक लोन लिया, हाउसिंग लोन, 2022 में 2022 में आपने एक होम लोन लिया और अपने प्लॉट के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। जैसा कि हम सबको पता है कि घर बनाना इतना आसान काम नहीं है, काफी लंबा वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। 2022 में आपने एक लोन लिया, सपोज करो कि ये जो लोन है ना, लोन का अमाउंट सपोज करो कि 10 लाख रुपीस है ना, ये अमाउंट किसका हो गया? लोन अमाउंट हो गया कि 10 लाख रुपीस का आपने एक लोन लिया था। कब लिया था जी? 2022 के अंदर आपने ये लोन लिया था। 2022 में अगर आपने ये लोन लिया 10 लाख रुपए का, अगर इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो एक साल का इंटरेस्ट आप कह सकते हो कि एक साल का इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 1 लाख रुपया एक साल का इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी स्टोरी ये है, 10 लाख रुपए का आपने 2022 में एक लोन लिया जिस पर इंटरेस्ट आपको चार्ज किया गया 10%। दैट मींस 10 लाख का 10% एक साल के लिए कितना हो गया? 1 लाख। 2022 में घर बनकर कंप्लीट हुआ नहीं, 2023 में एंड ऑफ द ईयर कंप्लीट हुआ। इसका मतलब लगभग आपने 2 साल इंटरेस्ट पे किया। कब? जब आपका घर बनकर कंप्लीट नहीं हुआ था उस वक्त। अब आपको करना क्या है? जिस दिन आपने लोन लिया, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपने लोन लिया है उस दिन के बाद और जब तक आपका घर बनकर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक, उस पीरियड में, सपोज करो कि 2 साल में कंप्लीट हुआ तो 1 साल का लोन का इंटरेस्ट 1 लाख, तो 2 साल के इंटरेस्ट का लोन कितना हो गया? तो ऑब्वियसली 2 लाख रुपए हो गए इंटरेस्ट।
कहता है जी इस 2 लाख रुपए को भी यानी उस पीरियड में, यानी लोन के बाद और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले उस पीरियड में जो भी आपने इंटरेस्ट बैंक को दिया था उस इंटरेस्ट का आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, लेकिन 1 साल में नहीं। कब ले सकते हो उस पीरियड को? तो 2022 में इंटरेस्ट आपने पे किया, 23 में आपने इंटरेस्ट पे किया, इन दोनों सालों का इंटरेस्ट 2024, 25, 26, 27, 28 इस तरह करके आप अगले 5 सालों में इसका एग्जेम्पशन ले सकते हो। 1 साल में जी हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे, है ना। इसलिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप उस पीरियड के इंटरेस्ट को भी एग्जेम्पशन ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। दैट मीन्स कि 2 लाख रुपीस का आप अगर 1/5 कर लो, दैट मीन्स 40,000 रुपीज आपको क्या होगा, ये डिडक्शन मिल जाएगा। यानी आप 40,000 रुपीज का डिडक्शन जो है आप एक और ले सकते हो। यानी ओवरऑल हमने इस पूरे टॉपिक में क्या देखा कि सबसे पहले आप एनुअल वैल्यू निकालोगे, तो इसके लिए हम नोट तैयार करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। इसमें से लोकल टैक्स और अनरियलाइज रेंट, लोकल टैक्स का मतलब म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट माइनस करोगे, एनुअल वैल्यू निकलेगा। एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 24, तो फर्स्ट डिडक्शन मिलेगा एनुअल वैल्यू का फ्लैट 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। और ये कौन सा इंटरेस्ट का बात हो रहा है यहां पे? तो पॉइंट नंबर ए में आपको कहा गया कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, कंस्ट्रक्शन किया था या रिपेयर किया था और लोन पर किया था, तो उस लोन का इंटरेस्ट जो आपने प्रीवियस ईयर में भरा होगा आपको कहीं ना कहीं उसका भी एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर बी में क्या कहा गया कि अगर आपने लोन लिया होगा तो लोन लेने के बाद और कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उस पीरियड में, चाहे आपको घर बनाने में 2 साल का वक्त लगे, 3 साल का वक्त लगे या 5 साल का वक्त लगे, जितना भी टाइम लग जाए, तो जो भी पीरियड लगा होगा उस पर जो टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा उस इंटरेस्ट को आप, उस टोटल इंटरेस्ट को 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप उसका एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो आप इसको फॉर्मूला समझ के कर सकते हो, टोटल इंटरेस्ट का 1/5 जो भी अमाउंट आएगा आप कहीं ना कहीं उसका भी एग्जेम्पशन ले सकते हो। अब आप बारी बारी से सबको माइनस कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगा आप उसी वैल्यू को क्या कहोगे, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना होगा, तो ये वो अमाउंट है जो आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम होगा। और यही वो अमाउंट है जिस इनकम के ऊपर आपको आपकी हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो ये तो हो गया जी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पर हम कितना टैक्स पे करेंगे। अब अगर हम ये सब कुछ क्लियर है, अगर हमारा ये सारा टॉपिक क्लियर है, तो हम अगर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इस पूरे फॉर्मेट में दुख तकलीफ आपको कहां से मिलेगा, तो एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हो आप इसको नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। यानी किसी भी इंडिविजुअल का टैक्सेबल इनकम कितना हो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना क्या चाहिए, यानी इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाला। प्रॉब्लम ये होगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप कैसे निकालते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाए। आइए हम देखते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उस केस में आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है ना वो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। देखो, जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने का 2 तरीका है ना। तो सबसे पहले हम उन दोनों को समझते हैं। जब भी आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे तो पहले देखोगे आप कि रेंट कंट्रोल एक्ट में वो कवर्ड है या नहीं, यानी कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट आप ये कह सकते हो, या आप कह सकते हो नॉट कवर्ड बाय रेंट
कंट्रोल एक्ट, है ना, यानी कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट और नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को पढ़कर कि रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड है या नॉट कवर्ड है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया रहे तो ऐसी स्थिति में आपको ये एज्यूम करना है कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो रेंट कंट्रोल एक्ट को कवर्ड कर रहा है। और स्टैंडर्ड रेंट अगर आपके क्वेश्चन में मालूम नहीं, दिया हुआ नहीं, मिसिंग है, दैट मीन्स कि वो क्या है, नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि रेंट कंट्रोल एक्ट में और रेंट नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, इन दोनों सिचुएशन में हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी जब आप एनुअल वैल्यूएशन निकालने जाओगे तो एनुअल वैल्यूएशन हम दो तरह से निकालते हैं, एक कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट और दूसरा नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कवर्ड एक्ट और नॉट कवर्ड एक्ट, इन दोनों में हम पहले बारी बारी से सीखेंगे कि आप एनुअल वैल्यू कैसे निकाल पाओगे। आइए देखते हैं आगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इफ, पहले हम नॉट कवर्ड देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा सहूलियत होगा समझने में। नॉट कवर्ड बाय कंट्रोल एक्ट। देखो नॉट कवर्ड एक्ट में कैसे सीखोगे, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है म्युनिसिपल वैल्यू और, ध्यान रखिएगा ये और है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा है ना, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जिसका भी वैल्यू ज्यादा हो, आप उस अमाउंट को पहले तो आप पोस्ट करोगे, है ना, जो भी होगा म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा आप उसको पोस्ट करोगे। आप इसको क्या कहोगे, इसी को उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे, है ना, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा हम उसे एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। तो जो भी वैल्यू होगा आप उसको पोस्ट कर लोगे। एक्चुअल रेंट विच एवर इज मोर फ्रॉम वन का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, और टू का मतलब क्या है, एक्चुअल रेंट, है ना, यानी विच एवर इज मोर फ्रॉम वन का मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और टू का मतलब एक्चुअल रेंट। यानी अब 1 या 2 इन दोनों में से जो ज्यादा है आप उस अमाउंट को ही क्या कहोगे, तो आप उस अमाउंट को ही कहोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आ गया बात? तो जो भी रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो है ना वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन ये जो मेथड हो गया ये कब होगा, ये जब आप नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हो, तो उस केस में हम जो है ये देख पाएंगे कि इस तरह से कहीं ना कहीं हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट कर लें। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इफ
कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, है ना। यानी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एनुअल वैल्यू का, लेकिन एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कब करोगे? इट मे बी अगर हम कवर्ड एक्ट देख रहे हैं तो, इफ अगर है क्वेश्चन में इफ कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, है ना। देखो सबसे फर्स्ट आप अगेन म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, है ना, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक होगा, विच एवर इज मोर, मोर ध्यान रखिएगा, विच एवर इज मोर, यानी म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक होगा, पहले तो आप उसको लिखोगे, ये हो गया जी। दूसरा हम इसे ए और बी एज्यूम कर लेते हैं ताकि इसको क्वेश्चन समझना आसान हो। इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, है ना, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक होगा उस वैल्यू को पहले आप यहां लिखोगे और इसे कंपेयर करोगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से, है ना। तो ये आपका रह गया स्टैंडर्ड रेंट, यानी आप इसे कह रहे हो ए और इसे क्या कह रहे हो? बी। अब म्युनिसिपल वैल्यू या स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से ज्यादा हुआ वो लिखो, उसको कंपेयर किया आपने किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। अब ए और बी, है ना, इन दोनों में से जो कम होगा, जिसका वैल्यू कम होगा, है ना, विच एवर इज लेस फ्रॉम ए एंड बी। ए का मतलब ये वैल्यू, बी का मतलब ये वैल्यू, इन दोनों में से जो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। जो भी कम हुआ आप उसे कहोगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो जो भी कम हुआ ए और बी, जो भी हुआ आप उसे कहोगे क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। तो जैसे ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया, इसको 1 मान सकते हो पहले की तरह। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करोगे आप एक्चुअल रेंट से, और पहले की तरह, है ना, कवर्ड और नॉट कवर्ड की तरह अगर एक्चुअल रेंट को आपने कंपेयर किया तो अब विच एवर इज मोर फ्रॉम 1 and 2, ध्यान रखना है आपको, 1 और 2 जो भी है इन दोनों में से अब जो ज्यादा होगा, यानी एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है। इन दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर फ्रॉम 1 and 2 इज कॉल्ड क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए एक बार और शॉर्ट समरी देख लेते हैं जल्दी से। म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको कम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, और इन दोनों में से जो भी वैल्यू आएगा कहीं ना कहीं आप उसे, जो कम वैल्यू होगा उसी को कहोगे एक्सपेक्टेड रेंट, और इस एक्सपेक्टेड रेंट को 1 एज्यूम कर लिया, हम उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। अब 1 या 2 इन दोनों में से जो ज्यादा होगा हम कहीं ना कहीं उसे ही क्या कहेंगे? एनुअल वैल्यू कहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ऐसे में ना आपको एक कंफ्यूजन होगा, यार ज्यादा ये कम, ज्यादा कम, तो कहीं ना इस ज्यादा और कम के चक्कर में हम हो जाएंगे कंफ्यूज। तो याद कैसे रखोगे? अब इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सबसे कि एक रबिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, लेकिन इसको इग्नोर करिएगा, ये जस्ट आपको याद करने का एक तरीका है और उससे कुछ नहीं। देखो सबसे आसान तरीका क्या है?
सबसे फर्स्ट आप देखोगे कि म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा है तो ज्यादा पहले लिख लो, याद कर लो। इसके बाद आप उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे तो 1 और 2 यानी ए और बी में क्या चाहिए मुझे, कम चाहिए, तो कम। इसके बाद जब आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लोगे तो फिर आप उसको कंपेयर किससे करोगे, एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट से जब कंपेयर करोगे तो 1 और 2 दोनों में से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो फिर ज्यादा चाहिए, और उसके बाद तुम्हारा क्या निकलेगा, रिजल्ट। तो याद कैसे रखोगे, ज्यादा कम ज्यादा, सॉरी ज्यादा कम ज्यादा, और निकल गया आपका रिजल्ट हरामजादा। समझ रहे हो, और कोई बात नहीं, ये जस्ट एक जोक है, माइंड मत कीजिएगा। यानी ज्यादा कम ज्यादा निकल गया हरामजादा, मतलब आपका आंसर ही निकल गया। तो ऐसे में ना कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। आपको ध्यान रखना है, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा इज इक्वल टू हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये हम देख सकते हैं क्वेश्चन, जब हम रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड होगा तो हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेंट कवर्ड एक्ट नहीं होगा, रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड नहीं होगा, तो उस केस में हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए हाउस प्रॉपर्टी ये वो चैप्टर है जिसमें अगर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना जानते हो, अच्छे से उस पर आपका कमांड है, ज्यादा कम में कंफ्यूज नहीं होते, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपको अच्छे से निकालने आता है, दैट मींस इस चैप्टर में और कोई दुख दुविधा नहीं है। इस पूरे चैप्टर को अगर आप देखोगे तो ढंग से दो जगह आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको अच्छे से कैलकुलेट आना चाहिए, अच्छे से करने आना चाहिए, और दूसरा कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए कि हमने लोन कब लिया, लोन का टेन्योर क्या था, इंटरेस्ट का रेट क्या था। तो ये दो चीज है जहां आपको इस पूरे चैप्टर में मेरे विचार से इस चैप्टर पर फोकस ज्यादा करके अच्छे से रखना चाहिए। बाकी फिर ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है, ये सैलरी की तरह बहुत ही ज्यादा पेचीदा चैप्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं सारे अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट को मेरा मैसेज जो है, मेरा जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स का जो वीडियो है मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि थोड़ा लेट ही सही, एक दो दिनों के अंतराल पर मैं आपको पूरा इनकम टैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो देने जा रहा हूं। यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे चैप्टर्स, सारे थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस मैं आपको YouTube के माध्यम से देने वाला हूं। तो मुझे भी तो इंस्पिरेशन चाहिए ना, तो कोशिश कीजिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, आपके एग्जाम से पहले ये इनकम टैक्स के सारे क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट एक एक करके एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।